हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड पेपर नंबर थर्ड मैकेनिक्स, जिसे डायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं, उसके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएससी एग्जाम 2024 के लिए। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये वीडियो थोड़ी लंबी भी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से ये पेपर अपने आप में दम रखता है ना, एक बड़ी वीडियो होनी भी चाहिए। तो आज की वीडियो को एंड तक देखना। आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं कि सर मैकेनिक्स डायनेमिक्स को कैसे पढ़ें, इसके इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, गैस पेपर, सब कुछ इसी वीडियो के अंतर्गत मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। चलिए यहां पर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात यहां पर बच्चों के दिमाग में क्या आ रही है। बच्चे कह रहे हैं सर देखो बात ऐसी है, घर की बात है, अभी हमारा पेपर फर्स्ट और सेकंड जो है आपकी दया से बढ़िया हो गया है। मोस्टली 95% बच्चे जो अपने रिवीजन बैच से पढ़ रहे थे, उनके दो पेपर मैथमेटिक्स के बहुत ही शानदार गए हैं। ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं, जिन बच्चों ने पढ़ाई करी थी। ठीक है, तो बच्चे कह रहे हैं सर अब डायनेमिक्स के पेपर में भी थोड़ी नया पार लगा दीजिए जिस प्रकार वो पेपर गए थे। और अब बहुत सारे बच्चे कई ऐसे भी हैं कि सर हमारा कॉम्प्लेक्स का पेपर भी एवरेज गया है, हम पढ़ नहीं पाए, और एलजेब्रा पेपर भी हमारा इतना अच्छा नहीं गया, तो सर मैं डायनेमिक्स के पेपर में नंबर खींचना चाहता हूं, तो कुछ तो कोई उपाय बता दो, कोई ऐसा तरीका बता दो, या फिर कुछ ट्रिक्स टिप्स कुछ भी हैं वो आप बता दीजिए। चलो भैया, सबसे पहले तो मैं यहां पर इसी बात के ऊपर चर्चा करता हूं। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जैसे आपने कॉम्प्लेक्स में और एलजेब्रा में यूनिट डिसाइड करी कि भाई मेरे को ये पढ़नी चाहिए, वैसे अगर मैं यहां पर बात करूं ना तो थोड़ा डिफिकल्ट है। उसका कारण यह है कि डायनेमिक्स के इस पेपर में कनेक्टिविटी नहीं है। क्या नहीं है? कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि कनेक्टिविटी के बिना थोड़ा बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे अलजेब्रा में आपने पहली यूनिट पढ़ी तो आपको फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई, थर्ड आ गई, और फोर्थ का भी एक पार्ट आपको समझ में आ गया इजीली, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन यहां पर वो सीन बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या करें सर? देखो, मेरे अकॉर्डिंग आपको डायनेमिक्स के अंतर्गत यूनिट नंबर सेकंड प्लस में थर्ड एंड फिफ्थ को यहां पर चयन करना चाहिए। नहीं, बच्चे पूछ रहे हैं मेरे से कि सर कौन सी पढ़ूं, आप तो मेरे को बता दो बस। देखो यहां पर क्या है, सेकंड और थर्ड ये दो ऐसी यूनिट हैं जो थोड़ी सिंपल पढ़ती हैं, और आपका कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ पोर्शन भी है। बाकी मैं पूरे डायनेमिक्स में सबसे सिंपल यूनिट की बात करूं ना, वो है यूनिट नंबर थर्ड, जहां पर जो भी आपकी कैलकुलेशन हो रही है ना, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी कि यहां पर हो क्या रहा है। मतलब नॉर्मल सा समाकलन आ गया, नॉर्मल सा फॉर्मूला आ गया। बाकी एक भी ऐसी यूनिट नहीं है जहां पर आपको ऐसा लगे भाई सिंपल कुछ चीज है, भाई सारी टफ है, हलवा कुछ भी नहीं है। तो पहला सवाल बच्चों का था कि सर मैं कौन सी यूनिट पढ़ूं पांचों में से। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको सेकंड, थर्ड और फाइव पढ़नी चाहिए। बाकी एक बात बोलना चाहूंगा, एक से लेकर पांच यूनिट में ऐसी कोई सी भी यूनिट नहीं है जो सिंपल हो और आसानी से आपको नंबर यूं गिफ्ट में दे देंगे। आपको सारी पांचों की पांचों डिफरेंट डिफरेंट हैं, एक दूसरे से कोई कनेक्ट नहीं है। जो आपकी मर्जी हो वो आप पढ़िए। आपने पहले पढ़ रखी है कोई सी यूनिट, आप उसी का रिवीजन करो, और एक आध इनमें से कोई नई यूनिट जोड़ लीजिएगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी भटकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब ये तो हो गया कि हमें कौन सी यूनिट पढ़ने वाले हैं। अब बच्चे के माइंड में सवाल ये आ रहा था कि सर जैसे आपने कॉम्प्लेक्स में बताया कि पेपर कैसे करना है, आपने एल्जेब्रा में बताया कि इस तरीके से लिख के आओगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा बुरी बात जो बच्चों के लिए है इस पेपर के अंतर्गत वो यही है कि बच्चों यहां पर आप टाइम पास नहीं कर सकते। मतलब कहने का मेरा यह है कि टाइम पास आप यहां पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो एग्जैक्ट आंसर होगा ना, आपको वही लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे इसके अंतर्गत। अलजेब्रा में कुछ भी लिख दिया, थ्योरम कोई कॉन्सेप्ट आपने लिख दिया, नंबर आपको मिल जाएंगे। बट मैकेनिक्स के अंदर भाई सवाल पूछा है उसने यार, उसने, अब देखो डायनेमिक्स में सवाल की लैंग्वेज कैसे आती है कि भाई मैंने यहां से बॉल वहां पे फेंकी, तो अब उसका वेलोसिटी, मोमेंटम जो भी वो पूछ रहा है वो निकाल के बताओ। अब उसमें आप क्या क्या करोगे? जब आपको फॉर्मूला आता होगा, जब आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो आप करोगे। लेकिन देखो सीधी सी बात है, चाहे कितनी भी टफ चीज हो, आपको कहीं ना कहीं
उसका कमजोर पॉइंट तो आपको दिख जाएगा। बच्चे कह रहे हैं सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कमजोर पॉइंट बता दो आप मैकेनिक्स का। चलिए अब बढ़ते हैं इसकी तरफ। मानता हूं टफ पेपर है, लेकिन इसकी कमी क्या है? इस पेपर की कमी यह है कि जो आपको मैं अभी क्वेश्चंस आपके सामने डिसाइड करने वाला हूं, डिसाइड नहीं, डिस्कस करने वाला हूं, उन सभी सवालों के अंदर से क्वेश्चन आने के चांस काफी हद तक ज्यादा हैं। यहां पर आप ये कह सकते हो कि सवाल फिक्स हो सकते हैं। सवाल मतलब जो मैं बताने वाला हूं वही आपके एग्जाम में पुटअप हो सकता है। उसका कारण यह है कि यहां पर सवाल की संख्या तक आपको चेंज नहीं मिलेगी, एज इट इज आपको सवाल देखने को मिलेगा। ये यहां पर प्लस पॉइंट आप बोल सकते हो अपने आप के लिए मैकेनिक्स के अंतर्गत। तो कहने का मतलब, और यहां पर सबसे बड़ी बात मैं एक बोलने जा रहा हूं आपके लिए, कि जो भी बच्चे जिन्होंने अपना रिवीजन बैच ले रखा है, नहीं ले रखा है, मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दूंगा, जो कि सारे क्वेश्चन है, वो मैं बच्चों के लिए फ्री दे रहा हूं। यूट्यूब के ऊपर भी, टेलीग्राम के ऊपर भी सारे क्वेश्चन जो मैंने रिवीजन बैच में बताए हुए हैं, मैंने पहले ही बता दिए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको सामने डिस्कस करूंगा। हाँ यह है कि उनका सॉल्यूशन तो आपको रिवीजन बैच के अंदर ही मिलेगा, बट मैं सारे सवाल आपको डिस्कस कर रहा हूं ताकि सारे बच्चों को पता लगे कि मैकेनिक्स अपने आप में दम रखता है और यहां पर हमें जम के ही तैयारी करनी पड़ेगी और इन सवालों को रट के जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल भाई साहब। अब देखिएगा, कभी मैंने क्या कहा था कि सवाल यहां पर फिक्स आते हैं, मतलब यहां पर संख्या तक चेंज नहीं होती यार, संख्या तक चेंज नहीं होती। एक यूनिट में से अगर आपने 15 से 20 सवाल समझ लिए, रट लिए, कुछ ही बोलो आप, संख्या चेंज नहीं, एज इट इज सवाल आता है। एक कमी तो ये। अब दूसरी कमी बहुत ही बारीकी से अगर मैंने ढूंढी, तब जाके मेरे को पता लगा इस कमी के बारे में, इस पेपर के। अब दूसरी कमी क्या है? देखो, हर एक यूनिट के अंतर्गत अगर मैं थोड़ा गहराई में जाऊं, तो शुरुआत में एक लेक्चर, दो लेक्चर, तीन लेक्चर में पढ़ूं हर एक यूनिट का, तो मैं गहराई में जाने के बाद में आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पर जो आपने 11th क्लास और प्लस 12th क्लास के अंतर्गत तो आपने फिजिक्स में न्यूमेरिकल करे थे ना, न्यूमेरिकल, इसी टाइप के सवाल आपको देख। न्यूमेरिकल की खास बात क्या होती है? न्यूमेरिकल की यही खास बात होती है, अगर आपको फॉर्मूला अगर आपको याद है ना, तो आप यहां पर गए। कारण क्या है? एक बार आपने मान लो कोई सी भी का बेसिक्स में जो डायग्राम्स आते हैं, वो डायग्राम आपने सीख करा क्या आपने? नंबर 4 हेडिंग डाली, 5 डाली, 1 डाली, उसके बाद उसके सारे लिख लिया आपने, और डायग्राम जो आपने बना कर लिया। गारंटी है जब एग्जाम में सवाल सामने आएगा, डायग्राम अगर दिमाग में आ गया, का आंसर हम यहाँ आपको बता। कमी यह है यहाँ पर सवालों के सवाल सवाल पढ़ने के बाद में सवाल को हिलना बहुत मुश्किल है। अगर सवाल का आंसर भाई, सवालों के सवाल के आंसर आधे पर, यहाँ पर सबसे बड़ी गाड़ी आपकी सवाल को पढ़ने के बाद अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई आएगी, और अगर स्टार्ट नहीं स्टार्ट नहीं, यही सबसे बड़ी। और उस समस्या को, सिंपल सा बात है भैया, न्यूमेरिकल टाइप सवाल आते हैं यहाँ पर, आपको पूरा याद करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूले को करना पड़ेगा, प्लस में डायग्राम, चित्र वगैरह भी आपको हर एक सवाल के, ताकि आप एग्जाम में सवाल को पिक। देखो डेरिवेशन आ गया, आपको डिस्कस करूंगा, अभी डोंट रहो आप। डेरिवेशन आ गया आपके सामने, तो आप कर दोगे आराम से, कोई डेरिवेशन है तो सवाल आ गए तो क्या करोगे? सवाल आ गया तो फिर आपको वहां पर
प्लस डायरेक्ट। बच्चों यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस को डाउन मत करो। जैसे भी आपके पेपर बहुत शानदार हो चुके, इस पेपर में मैक्सिमम आपको नंबर कैसे, मेरा मानना तो कोई सी भी आपने कर ली होंगे तो आप आराम से पढ़ने के बाद आपकी आपको पूरी पाँच की 5 मिनट अटेंड, तो बाकी 2 यूनिट का बेसिक काम स्टार्ट होता है। सवाल क्या, सवालों के अंदर है क्या, सारी बातें आपको ऑब्जर्व करनी है। मुश्किल से आधा आधा घंटा अगर आप 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट को निकाल लो, सबसे बेस्ट। खास बात यहाँ पर मैकेनिक है, अगर आपने पूरा आंसर लेके आए 4 में 4 मिलेंगे, अगर शुरू करके छोड़ दिया तो एक आधी मिलेगा उसके अंदर। यहाँ पर तो आंसर पूरा आना ही चाहिए, बिना आंसर के तो मामला बैठे। मेरे हिसाब से तो भी इस या जो भी आपके मन में चल रहा था कि सर क्या करूं, थोड़ा बहुत आपके दिमाग में किया है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा मत सोच, ज़्यादा सोचने से आपका टाइम ही वेस्ट होगा। बता दिया क्या आपने काम करना पड़ेगा तभी आपका पेपर। अब मैं बढ़ू आगे, अब मैं यहाँ पर पर्टिकुलर यूनिट वाइज सारे इंपोर्टेंट बात कर लेता हूँ। यहाँ पर पर्टिकुलर बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिट नंबर 5 से। तो आपको मुझे, जहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर, आपको चैप्टरों के नाम भी याद नहीं होंगे, कौन सा चैप्टर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जनरी, ये आपका जो ये यूनिट 5 का है, पर 5 का एक पार्ट कवर का है, पार्ट है। यहाँ से आपका 8 नंबर का मैटर, मैंने आपको बोला था ना कि सेकेंड थर्ड और फिफ्थ 5 यूनिट। यहाँ पर आपको बैच में लेक्चर भी कम देखने, आप आराम से देखो और 8 नंबर का मैटर आप कवर। कैटेनरी हमारा 8 नंबर का, यहाँ क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, आपको बेसिक पे क्या है, आपको हमने शुरुआत में देखी कि हमारे पास में डायग्राम बनता है। यहाँ पर कैटेनरी रखा है, रखिए आप सबसे अक्षरों में सवाल कितने बार पूछ, और आप के बाद हम यहाँ पर बात करते हैं साधारण कैटेगरी, भारतीय। कह रहा हूँ पहले भी वीडियो लंबी होने वाली है, साथ में देख हर एक वो बात वाला हूँ आपसे, ठीक है, आराम से देख, लाइक भी करना बहुत। साधारण कैटेगरी का भारतीय समय याद करो, फाइंड द कार्टेशियन, आप साहब यहाँ पर हर एग्जाम के बाद हमारे पास में अब आता है अपना मैं, ठीक है, और पीडीएफ को देख घबराना कि उस पर पीडीएफ में तो भाई 70 पेज है, पीडीएफ एक पेज का समझ में अब उसके बाद में यहाँ पर ये सवाल मेरे पास में है, डेरिवेशन टाइप मान सवाल आपके चालू, यहाँ से आपके सवाल चालू। देखिए मैं यहाँ पर आपको पर्टिकुलर एक एक सवाल तो बोल पाऊंगा ना,
मैं वही बोलना, कई बार बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट सवालों पर अटैक करते हैं, सर सवाल कर लिया, बट सवाल भाई आप आपकी उसकी आपको आ भी जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत बताऊं क्या होगी, जब आप एग्जाम में बैठोगे करने सवाल को स्टार्ट करोगे ना, आप ये ऐसा इसलिए होता है कि आपने सवाल का भाई, अब जैसे आपने शुरुआत का एक आधे घंटा आपने बेसिक, तो आप समझिए कि क्या है, किस प्रकार क्या होता, कैसे कब काम करेंगे। जब सवाल पढ़ोगे ना, आपको सवाल पढ़ते समझ में का आंसर देखोगे ना, मतलब गिनती के आंसर है, 5-5 7 लाइन के आंसर है, तो आंसर को पिक करने के लिए जब इनका आंसर आप देखोगे ना, आपको लगता है सवाल में है क्या, सवाल में तो सवाल है। सबसे बड़ी बात कहा ना, उस कमी के अंदर सवालों की लेंथ नहीं है ज्यादा, आंसर बहुत छोटे छोटे, पिक कर लोगे तो आंसर कर। अब इसके बाद देखो, मैं आराम आराम से बता रहा हूँ आपको, मैंने किस प्रकार आपको सवाल दे रखे, हर वो सवाल दे रखा है मैंने जो आने के चांस हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने वाइज आपको बताया है कि आपकी यूनिट 5 है, सवाल मैंने बता दिए हैं कि आएंगे भाई। मैं तो एक बात बोलूँगा कि आप एक यूनिट जाओ, दो पढ़ के जाओ, पढ़ के जाओ, ठीक है। इतने सवाल मैंने दिए हैं ना पीडीएफ, हर एक यूनिट सारे सवाल करके जाना। कई सोचते हैं अरे मैं लेता हूँ, मैं 4 कर लेता हूँ, आप पूरी 5 की 5 यूनिट कर, ऐसे पढ़ने से कोई मतलब थोड़ी है। आप पर्टिकुलर में जो सवाल मैंने दिए है ना इंपॉर्टेंट, तो करके ही जाना, एक भी सवाल मत छोड़, चाहे आप एक यूनिट पढ़ लो, भाई एक पढ़ोगे तो कम से कम 8 नंबर तो आएंगे ना, दो पढ़ोगे 16 हो जाएंगे, लेकिन पढ़ो ऐसा कि भाई एक पढ़ लिया पूरा हो गया, फिर दूसरे पहुंचो, फिर तीसरे, पता चल रहा है कि हाँ इसको भी कर लेंगे, इसको कर लेंगे, वैसे नहीं होना। पर रखो बार सवाल की तो ही आप आगे बढ़, अपने आप से जुड़ने का मतलब, पर तो आपके ही आएंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप एग्जाम दे के आओगे मेरे एग्जाम मार्कशीट नंबर नहीं होने वाला। बस वो कॉमन सेंस वाली बातें हैं, अपने आप से जुड़, प्रॉपर तैयारी करो, ठीक है। पर टफ है मैं मानता हूँ, समझ में नहीं आएगा, विद्या किस किस काम में आएगी भैया, सवालों को रटो कुछ भी, लेकिन ऐसा एक हिंट जरूर पैदा करना सवाल के अंदर कि जो आप अपने आप में पहचान सको, ना सवाल में कुछ हिंट डायग्राम वगैरह या कुछ भी ऐसा हो गया, मैं इस सवाल को ऐसे पहचान सकता हूँ, अगर ये एग्जाम में आ गया तो वो आप अपने हिसाब से पैदा, या आपकी क्या कैपेबिलिटी है, कार आप इस सवाल को पहचान सकते हो, कैसे मैं इसको चालू कर सकता हूँ, तो वो आपको खुद को देखना है, अलग अलग टेक्निक होती है, आपको भी देखना है, सवाल आपके सामने है। उसके बाद देखिए हम आगे बात करते हैं, ये सवाल हो गया, ठीक है, मतलब हर एक यूनिट में कम से कम मैंने भाई 15 सवाल तो दिए ही दिए हैं, आप ये घबराओ मत, ठीक है। और ये पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, तो जो भी सवाल हैं वो मैंने बता दिए हैं। अब मैं यहाँ पर सीधा यूनिट नंबर 4 की तरफ फोकस कर रहा हूं, ठीक है। तो सवाल दिए हैं वो मैंने आपको धांसू ही दिए हैं भाई, एक भी सवाल छोड़ोगे तो कोई सा भी आ सकता है, तो इसलिए सवाल मत छोड़ना। कई कहेंगे गुरुजी आपने तो पूरी बुक छाप दी, एक यूनिट में 15-15 सवाल कैसे होंगे, हमें तो इंपोर्टेंट सवाल चाहिए। अरे बेटा मैकेनिक्स के पेपर में कुछ इंपोर्टेंट नहीं होता, और मैंने वैसे भी हर एक यूनिट में 50-100 सवाल है, 100 में से अगर मैंने 15-20 सवाल पिक कर लिए हैं और वो भी आप नहीं कर पाओगे तो जय श्री राम बोलो फिर आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर अब बात करते हैं, हमारा यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 जो है ना आपकी, मैं थोड़ा सा मैं आपको पहले ही सचेत कर देता हूं, फिर बाद में आप कहोगे सर आपने इसके बारे में हमें बताया नहीं। यूनिट नंबर 4 जो है ना घर्षण, इसमें से क्या है कि ये कन्फर्म है कि 4 नंबर का सवाल यहां से डेफिनेटली बनेगा, बनेगा भाई, लेकिन मैं यहां पर 8 नंबर की आपको गारंटी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि यूनिट नंबर 4 में क्या है, कई टॉपिक हैं, और भी इसमें कई सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं इसके अंदर जो अपने कवर नहीं करे हैं, अपन ने केवल एक टॉपिक कवर किया है वो है घर्षण। लेकिन मैंने कहा यूनिट नंबर 5 में जो कैटनरी है ना, वहां से 2 सवाल डेफिनेटली बनेंगे, तो उसको मत छोड़ना, आप कैटनरी पूरी पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 जो है ना, उसमें से एक सवाल डेफिनेटली बनेगा, और जो मैं सवाल बता रहा हूं ना उनमें से एक सवाल डेफिनेटली आएगा। बट कभी कभार क्या होता है, बच्चों की किस्मत अच्छी रहती है, तो यहां से आपका
8 नंबर का मैटर भी आ जाता है। मैंने कहा ना आ जाता है, कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है। 8 नंबर का कंफर्म नहीं है, 4 का कंफर्म है। यहां से बनेगा ही बनेगा सवाल यूनिट नंबर 4 के अंदर से, जिसमें अपन बात करते हैं फ्रिक्शन की, घर्षण वाले चैप्टर की। ठीक है भैया, क्या क्या है भैया चैप्टर के अंतर्गत, कौन कौन सवाल है। और भाई एग्जाम टाइम पे कंप्लेन मत किया करो अपने आप से कि यार ये मैंने पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये छोड़ दिया। जो पढ़ा है बेस्ट पढ़ा है आप, ठीक है, जो पढ़ा है बेस्ट पढ़ा है। जो कंटेंट आपके पास में है, सवालों को रटो, कुछ भी करो, लेकिन टाइम को वेस्ट मत करो। ठीक है, हमारे पास बोलो सर ये सवाल छोड़ दूं क्या, ये मैंने नहीं पढ़ा, अब ये आ गया एग्जाम के अंदर, तो अरे ऐसे तो कुछ भी आ जाएगा एग्जाम के अंदर। तो आप अपनी कैपेसिटी के ऊपर खड़े रहो। ठीक है, चलो अब फ्रिक्शन की बात करते हैं। यहां पर देखिएगा एक बार, सबसे पहले तो घर्षण कोण, घर्षण गुणांक के बीच में संबंध, हर वो सवाल जो इंपॉर्टेंट है मैंने पिक किया है भाई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर, इसमें घर्षण शंकु, कोन ऑफ फ्रिक्शन, मतलब किस प्रकार डेफिनेशन भी आ सकती है इसकी। ठीक है, उसके बाद ये देखो कुछ सवाल आपके सामने मैंने रखे हैं। जो सवाल मैंने रखे हैं ना सारे सिलेक्टेड रखे हैं, तो ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगी भैया। ठीक है, सवाल देख लो। और घर्षण घर्षण वाला जो टॉपिक है ना, इसमें से ही जो टेन इनवर्स वाले सवाल है ना, क्या सुन रहे हो आप, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, टेन इनवर्स वाले जो सवाल रहे हैं ना, हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं भैया, ठीक है, श्योरिटी नहीं है, लेकिन अब जो भी है बेस्ट अपने लिए। तो टेन इनवर्स वाले सवाल जरूर पढ़ के जाना, 3-4 सवाल देखने को मिलेंगे आपको इसमें टेन इनवर्स वाले सवाल। ठीक है, तो सारे पढ़ने हैं आपको। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। यहां पर एक सबसे बड़ी खास बात बताऊं आपको, देखो ये आ गया आपके एक 10 का सवाल, बताता हूँ एक खास बात बताता हूँ आपको ना, और घबराना मत पीडीएफ को देखकर। ये पीडीएफ तो मुश्किल से 2 या 3 पेज की है, बट इसमें क्या है कि आपको पता है हर एक पीडीएफ में एक ही सवाल है बस। ठीक है, और किसी के पास बुक पड़ी है तो बुक में टिक लगा लेना, ये जो भी है आप जैसा भी आपको अच्छा लगे, कोई पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बस ये मैं कह सकता हूँ आपसे। ठीक है, तो ये आपका घर्षण वाला टॉपिक हो गया। ये देखो एक 10 वाला सवाल और आ गया, तो ये 10 वाले सवाल जरूर पढ़ के जाना, और एग्जाम में देख लो ना, आपके सामने की बात है, कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। और ये बुक थोड़ी पुरानी है। हाँ भाई, अब आ गया अपने अलग अगला टॉपिक। ठीक है, ये जो टॉपिक आपकी है, ये 4th यूनिट हो गई आपकी। मैं पीछे से बात कर रहा था, अब मैं बात कर रहा हूं यूनिट नंबर 3 की। देखो अगर मेरे अकॉर्डिंग बात करो भैया, आपने अगर कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बट मेरे 4-5 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो मेरे हिसाब से सबसे सिंपल यूनिट पड़ती है आपका ये वाला, सबसे सिंपल यूनिट पड़ती है। इस यूनिट में बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है, वो डायग्राम पढ़ लेते हैं, सारे सवाल कर लेते हैं, लेकिन डायग्राम में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। भाई मैं बोल रहा हूं, जिस बच्चे ने भी ये यूनिट पढ़ी है ना, यूनिट नंबर 3, 8 नंबर का मैटर मिलेगा भैया। मैं पहले बोल रहा हूं आपको, 8 नंबर का मैटर मिलेगा यहां से। चैप्टर का नंबर भी 8 है, और 8 नंबर का मैटर आएगा यहां से डेफिनेटली, जड़त्व आगुण एवं जड़त्व गुणन। ठीक है, कन्फर्म आएगा, कन्फर्म आएगा, ये मैं कह देता हूं, आपको लिख के दे सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर जड़त्व आगुण की बात कर रहे थे, यहां से पढ़ना है। और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि यूनिट नंबर 3 में डायग्राम जो है ना, उनके अंतर्गत अंतर देख लेना, क्योंकि कई डायग्राम आपको सिमिलर दिखेंगे, बट क्या डिफरेंस है भैया। यहां पर सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी गोला है, कोई भी डिस्क है, एक तो खाली डिस्क है और एक भरी हुई डिस्क है, अपने दिमाग में इमेजिनेशन का यूज करना कि सारी चीजें एक्चुअल हैं। यहां पर जो भी प्रैक्टिकल, जो भी डायग्राम, जो भी कुछ भी आप न्यूमेरिकल करोगे ना, उसमें जो बात होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट होगी, जो आपके दैनिक जीवन में काम होती है, वही वही बात करेंगे। तो इमेजिनेशन का गेम है यहां पर डायग्राम के अंतर्गत। ठीक है, चलो हाँ भाई, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। यूनिट नंबर ये अपनी हो ही चुकी है, जड़त्व आगुण की बात हो चुकी है। और भाई सिंपल सी बात है, कई बच्चे कह रहे हैं सर हमें ये सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, कोई 1 यूनिट 2 यूनिट पढ़ सकूं मैं, तो रिवीजन बैच से पढ़ सकते हो, आपके लिए अवेलेबल है सभी का सॉल्यूशन पीडीएफ वाइज। जो पीडीएफ से मैंने सॉल्यूशन करवाए हैं वही पीडीएफ आपको वहां पर देखने को मिलेगी, ताकि आपको दिक्कत भी नहीं होगी। प्रिंट आउट निकलवाओ, सवाल पर करो, और जितने भी सवाल मैंने दिए हैं ना,
95% सारे सवाल मेरी पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई एक आध सवाल आपको देखने को नहीं भी मिले तो आप प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर से देख सकते हो या कहीं से भी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। इतना तो कर ही सकते हो ना भाई। ठीक है, चलो अब उसके बाद थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी इसमें देख लो आप कि सवाल कौन कौन से किस प्रकार बन रहे हैं आपके। ठीक है, जड़त्व आगुण जड़त्व गुणन की बात होगी, बहुत ही सिंपल यूनिट है, यूनिट नंबर 3। ठीक है, लंबी बोल सकता हूं, थोड़ी लेंथी हो सकती है, सवाल इसमें ज्यादा होंगे, बट सबसे सिंपल यूनिट मानता हूं मैं इसको आप। ठीक है, चलो भैया ये सारे सवाल आप देख लो। ये शुरुआत का बेसिक था। उसके बाद में देखो अब आप सवाल कितनी बार एग्जाम में आता है, सवाल आपको दूर से दिख ही जाएगा कि ये सवाल कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर अब ये देखो, यहाँ से ये टॉपिक हो गया ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। ये एग्जाम के अंदर कम आया हुआ है बट ये सवाल अपने आप में दम रखता है। आप पहचान जाओगे दूर से कि आर स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर कोस टू थीटा, अरे ये तो वो सवाल है यार, उससे आया हुआ है सवाल। ठीक है, उसके बाद ये वाला सवाल भी काफ़ी फेवरेट सवाल है, बहुत ही। देखो अब मैं बताऊं लिटरली, अब देखो आंसर देखो इसका, मैंने इसमें आंसर भी पिक कर लिया है, आंसर देख लो, ये इसका आंसर खत्म हो गया यहाँ पे, लेकिन सवाल देख लो ना, 8 4 नंबर में आपका आएगा, बहुत ही सिंपल सवाल है। उसी प्रकार ये नीचे जो सवाल दिया गया है, रुंडित शंकु, ये फेवरेट सवाल है यार ये। ठीक है, ये एग्जाम में आता ही रहता है, ये मान लो आप। ठीक है, उसके बाद उदाहरण नंबर 8 यहाँ पर सवाल देख लो आप। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद ये देख लो भी, ये सवाल मैं कह रहा हूं 1 नंबर सारे सवाल दिए मैंने, कोई भी ऐसा कचरा सवाल आपको नहीं दिया जो आपको परेशान करेगा। ठीक है, चलो भैया अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। और कई बच्चे तो यहां पर इस बात से भी घबरा रहे होंगे कि सर आपने इतने सारे सवाल दे दिए, हम करेंगे कैसे, कैसे नहीं करेंगे। देखो अगर आपको लगता है कि यार डायनेमिक्स जैसे पेपर के अंतर्गत आप एक आध सवाल पढ़कर पास हो जाओगे, तो फिर वो मैं बच्चों के साथ में धोखा करूंगा। सिंपल सी बात है यार, जो बच्चा दिल से मेहनत करेगा, जो स्ट्रगल करेगा, उसको उसका रिजल्ट तो मिलना चाहिए। अब मैंने कहा कि यार जो भी काम करेंगे प्रॉपर करेंगे, शॉर्टकट मत अपनाओ, शॉर्टकट बिल्कुल बेकार चीज होती है। कहीं बताऊं क्या कहते हैं वैसे कॉल करके कि गुरुजी आपको तो इतना एक्सपीरियंस हो गया, हर एक यूनिट में 2 3 सवाल दे दो, हम पढ़ के पास हो जाएंगे। अरे मैंने कहा ये 2 3 सवाल ही अगर मुझे पता होते तो पूरी साल भर कुछ नहीं करता, और मेरी कोर्स की प्राइस रहती 10,000 रुपए। और मैं कह देता बच्चों से कि बच्चों अगर कल एग्जाम होगी ना, उससे एक दिन पहले बताऊंगा वो 3 सवाल, बट कोर्स तो तुमको लेना पड़ेगा। और आंख बंद करके कोर्स लेते। ठीक है ना, चलो अब यहां पर बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। देखो ये यूनिट जो है ना, मैं थोड़ी सी कह सकता हूं कि ये यूनिट थोड़ी, मतलब इसमें जो क्वेश्चंस है ना आपके, क्वेश्चंस की या डेरिवेशन की जो लेंथ है ना, वो थोड़ी बड़ी देखने को मिलेगी आपको। लेकिन यहां पर एक सबसे सिंपल सी बात बताऊं आपको, कॉमन आप बात क्या होगी, मतलब आपको फायदा क्या मिलेगा कि यहां पर आपको चीजें पड़ी हुई दिखाई देंगी। अब वो कैसे दिखाई देंगी, जैसे कि मान लो हमारे पास में कोई पार्टिकल है, अब ये नीचे से ऊपर गया तो इसमें वेलोसिटी क्या होगी, किस प्रकार इसका एक्सेलरेशन होगा, जो भी ये पार्टिकल की बात करते हैं। अगर पार्टिकल मैंने ऊपर से नीचे छोड़ दिया तो क्या होगा। इन दोनों केसों के ऊपर 2 डेरिवेशन इसके हैं, 2 डेरिवेशन इसके हैं, 4 तो डेरिवेशन, 4 नंबर का तो यहां पे डेरिवेशन ही आ जाता है। और नहीं भी आए ना कोई सवाल में डेरिवेशन, डेरिवेशन ठोक के आ जाओ आप, डेरिवेशन लिख के आ जाना। कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा, डेरिवेशन लिखे आओ भाई साहब, क्या करो डेरिवेशन को लिख दो आप। ठीक है, चलो उसके बाद यूनिट नंबर 3 में, थर्ड नहीं है 2 है, यूनिट नंबर 2 है, ध्यान रखना। मैंने चैप्टर का नाम इसलिए लिखा है ताकि आपको पता लग सके कि मेरा चैप्टर कौन सा है। प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखे गति, रेक्टिलिनियर मोशन इन ए रेजिस्टिंग मीडियम। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम मैंने इसीलिए बताया ताकि आपको पता लग सके। उसके बाद अब देखो सवाल देख लो इसके अंदर, ये वही डेरिवेशन है, जैसे ये आपका पहला डेरिवेशन है, इसी का एक पार्ट है। 4 तो डेरिवेशन देखने को मिलेंगे, और 4 डेरिवेशन के बाद में कुछ सेलेक्टेड सवाल हैं जो कि आपको यहां पर करने हैं, जो मैंने दिए हैं आपको पीडीएफ के अंतर्गत। मैंने आपको पहले बोला था वीडियो लंबी हो सकती है, बट आपको पता है एग्जाम टाइम पे अगर आपको एक ही नंबर पक्का करना है ना, तो भाई साहब आपको यहां पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, और हो सकेगा कि आपको यहां पर सवाल समझ में नहीं आएंगे, बट फिर भी आपको सवाल को रटना पड़े, कैसा भी करना पड़े, लेकिन अब बताओ सवाल एग्जाम में कितनी बार आया हुआ है, तो क्यों नहीं आएगा एग्जाम के अंदर यार। अब बड़ा हुआ हार्ड हुआ तो क्या करें, जैसा सवाल है तो है, अब एग्जाम में आएगा तो आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम आ चुके हैं यहां पर यूनिट नंबर 1 के ऊपर।
ये है आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसके अंतर्गत से आपका वही 8 नंबर का मैटर देखने को मिलेगा आपको। मैंने कहा ना कि यूनिट नंबर 4 को छोड़कर सभी में 8 नंबर का मैटर मिलेगा आपको। ठीक है, 4 में थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, 4 का ही मिले, बाकी सभी में आपको 8 नंबर का ही मैटर मिलेगा। यहां पर देख लो आप, अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। मैं कह रहा हूं यूनिट नंबर फर्स्ट जो है ना, इसको पिक ना करने का एक रीजन है कि ये थोड़ी बड़ी यूनिट है, यहां पर डेरिवेशन ज्यादा है और सवाल भी ज्यादा है कंपेरेबल बाकी यूनिट्स के। तो जिसने पढ़ी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं, आपको तो रिवीजन करना है फटाफट। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी, शुरू करेंगे, वो पहले को मत पढ़ना, क्योंकि यहां पर कोई सी भी इजी यूनिट तो है ही नहीं, सारी ऐसी ही है। ठीक है, तो यहां पर पहली यूनिट की बात करें तो देखो, अरीय वेग एवं अनुप्रस्थ वेग। ठीक है, पहले वेग की बात करते हैं, फिर इसमें अपन त्वरण की बात करते हैं, उसके बाद फिर आगे भी इसमें डेरिवेशन है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको अरीय वेग अनुप्रस्थ वेग के डेरिवेशन आपको शुरुआत में अपने पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। तो देखो, ये आपका जो डेरिवेशन है वो भी एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है, कितनी बार आ चुका है आपको पता है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा, डेरिवेशन के अलावा तो फिर इसमें सवाल भी हैं आपके। लेकिन हाँ, ये भी कह सकता हूं कि यहाँ पे यूनिट नंबर फर्स्ट में सवाल जो है ना, वो थोड़े से आपको नॉर्मल देखने को मिलेंगे, इतने टफ सवाल नहीं है। मतलब आप नॉर्मली सवालों को आराम से पिकअप भी कर सकते हो और सवालों को सोल्व भी कर सकते हो, क्योंकि यहां पर वही चीज है। आपने 11th क्लास में जो आपने नॉर्मली त्वरण के फॉर्मूले पढ़े थे, आपने नॉर्मली वेलोसिटी के फॉर्मूले पढ़े, वही फॉर्मूले काम आ रहे हैं यहाँ पर, बस कुछ भी नहीं है। ठीक है, वही फॉर्मूले काम आएंगे और सवाल को पिक भी कर सकते हो, लेकिन बड़ी यूनिट है, सवाल ज्यादा है यहां पर। ये पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूं भैया, पहले बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि टाइम आपके पास कम है इसीलिए। ठीक है, सवाल देख लो भैया, सारे सिलेक्टेड सवाल हैं जो मैंने आपको बताए हैं एक एक। भाई मैं ये चाहता हूं कि मैं एक सवाल की जगह में 3 सवाल पिक कर लूं, लेकिन बच्चा जब 3 सवालों को पढ़ ले तो एग्जाम में सवाल आना चाहिए फिर। और आपने देखो, उसका नतीजा आपने देखा भी है। और मेरे को तो देखो, सवाल देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये वाला सवाल जो ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है। कई बार बच्चे मेरे को कमेंट कर देते हैं कि सर आपने हर एक यूनिट में इतने सवाल दिए हैं, उसी का नतीजा है वो। उसके बाद देखो, ऊपर के बाद फिर यहां पर अपना अगला जो डेरिवेशन है, 2 डेरिवेशन अपने ऊपर पढ़ लिए, उसके बाद में डेरिवेशन आता है आपका टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, स्पर्श रेखीय अभिलंबिक वेग एवं त्वरण। तो 4 डेरिवेशन यहां पे छुपे हुए हैं, और 4 ऊपर गए तो 8 तो डेरिवेशन हो गए यहां पर। कितने? 8 डेरिवेशन प्लस में सवाल। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को आप? 8 तो डेरिवेशन हो गए और प्लस में सवाल। ठीक है, चलो, तो ये आपके लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट थे पीडीएफ के माध्यम देखने को मिल जाएगा आपको। और बाकी देखो, मैंने आपको पहले बोल दिया कि भाई यहां पर कंटेंट तो है, मतलब ज्यादा है कंटेंट, लेकिन भाई सिंपल सी बात है, आपको पिक करनी है कोई सी भी 2-3 मिनट जो आपको अच्छी लगती हैं, वही आपको करके जानी है एग्जाम के अंतर्गत, और वही आपको पढ़नी है। ठीक है, तो भैया जिसको भी लगता है कि वो आराम से जो यूनिट पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, सारी बातें खोल के बता दी हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। अब आपके पास टाइम ही टाइम है, आराम से कोई भी यूनिट जो आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। बाकी जिसको भी लगता है कि सर मेरे पास में पीडीएफ नहीं है, इसकी पीडीएफ आपको प्रॉपर बीएससी प्रो क्लासेस के एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिल जाएगी, पूरी पीडीएफ। ठीक है, उसके बाद प्लस में इसकी जो क्लासेज है, रिवीजन क्लासेज जो हैं, वो भी आपको एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिल जाएगी, पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन वाइज। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहां पर देखो, चीजें क्या है कि आपको डिफिकल्ट लगेगी, समझ में भी आपको बहुत कम आएंगी। तो इसलिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि भैया अपना रटन विद्या वाला जो एक अस्त्र था, जो आपने छोड़ दिया था पहले, उसको आपको यूज करना है इसके अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। देखो, वीडियो आधे घंटे से ऊपर की चली गई है, मुझे पता था वीडियो लंबी होगी। तो अगर आपको कोई दिक्कत है, आप हमारे पास कॉल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में इतना ही। और एक शॉर्ट वीडियो मैं और बना दूंगा अभी कल पेपर से पहले कि कैसे लिखना है, क्या करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।